हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पर जिसका नाम है आर के एक्सप्लेन्स। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं वेलेन की सांद्रता की दो महत्वपूर्ण इकाइयाँ मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन और मोलरता मोलेरिटी। विलेन की कंसंट्रेशन के लिए ये दोनों ही इकाइयाँ काफ़ी काम में ली जाती हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको अच्छे से समझना है, इनके कंसेप्ट को समझना है हमें आज, और उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स अपने को सोल्व करके देखने हैं। ये जो टॉपिक है पहले अपन देखेंगे मोल प्रभाज और उसके बाद हम पढ़ेंगे मोलेरिटी। तो कॉपी में आप हेडिंग डाल लें मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, ये हेडिंग आप कॉपी में नोट कर लें। मोल प्रभाज क्या है ये जानने से पहले, इसको पढ़ने से पहले अपने को ये समझना बहुत जरूरी है कि मोल का क्या अर्थ है। मोल कंसेप्ट 11th क्लास में हमारे सिलेबस में है, 11th क्लास में आप सभी ने पढ़ी है। मोल संकल्पना, मोल कंसेप्ट, तो एक बार क्विकली उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर, ताकि आपके दिमाग में फिर से वो रिफ्रेश हो जाए कि भाई मोल का क्या अर्थ है। तो देखो, मापन की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है एसआई पद्धति, उसमें जो 7 मूल मात्रक होते हैं उनमें से एक है मोल। और आपको ठीक ठीक याद होगा कि पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करने की इकाई होती है मोल। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी पदार्थ की कितनी मात्रा को हम एक मोल कहें। तो मैं आपको वापस वो बात रिमाइंड करवा देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों के ध्यान में होगी ये चीज पहले से, कि किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके कणों की संख्या 6.02 गुणा 10 की पावर 23 होती है, वो मात्रा एक मोल कहलाती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इस बात को, आप ध्यान से सुनना। किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके कणों की संख्या 6.02 गुणा 10 की पावर 23 होती है, वह मात्रा एक मोल कहलाती है। हमने कण कहा है इसमें क्योंकि पदार्थ में अलग अलग स्थिति हो सकती है। अब कण के रूप में उस पदार्थ में अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 गुणा 10 की पावर 23 जितनी मात्रा में होंगे उस मात्रा को हम एक मोल कहते हैं। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रैक्टिकल जो बात है इसकी, वो ये है कि मान लीजिए ग्रामों में हमें मात्रा किसी भी पदार्थ की दी हुई है, तो उसे हम मोल में कन्वर्ट कैसे करें। ये चीज सबसे ज्यादा काम में आने वाली है आपके, ये सबसे ज्यादा उपयोगी है हमारे लिए। तो एक छोटे से उदाहरण से हम देखेंगे तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहली बात तो देखो, आप लोगों के ध्यान में होगा 11th में हमने पढ़ा था कि मोल में चेंज करनी हो किसी भी पदार्थ की मात्रा को, तो जो भी ग्रामों में मात्रा दी हुई होती है उसमें उस पदार्थ के मोलर द्रव्यमान, या आप अणुभार कह दें उसकी जगह, उसका भाग दिया जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो क्या चीज पढ़ी हमने कि कोई भी जो ग्रामों में मात्रा दी हुई है उसकी, ग्रामों में मात्रा जो भी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, उसमें अपन उसके मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सारी बात को रिमाइंड करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे ये जो सारी बातें हैं मोल कंसेप्ट की, वो आपको नोट नहीं करनी है, नोट्स में नहीं लेना है इनको। ये केवल मोल प्रभाज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले मोल क्या है वो बात एक बार फिर से अपने क्लियर हो जाए, केवल इसके लिए देख रहे हैं, आपको नोट नहीं करना है इनको। तो एक उदाहरण छोटा सा इसका ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने सामने क्वेश्चन आ गया कि 100 ग्राम जल में इसके कितने मोल उपस्थित हैं।
कितने मोल उपस्थित हैं। तो सीधा सा इसका मतलब हो गया कि 100 ग्राम जो जल की मात्रा है उसमें हमें यह बताने हैं कि कितने मोल है, यानी 100 ग्राम कितने मोल के बराबर है। तो जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के लिए सिंबल काम में लेते हैं एन। एन तो एन का अर्थ हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या। किसके मोल हैं? H2O के। तो H2O के मोलों की संख्या, तरीका ग्रामों में जो भी मात्रा दी हुई है उसमें मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे। तो ग्रामों में मात्रा हमें यहां पर दी हुई है 100 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान जल का आप जानते ही हैं 18 होता है। अगर ध्यान में नहीं रहे, भूल जाए तो उसका जो सूत्र है उससे देख लेना चाहिए हमें। हाइड्रोजन के प्रत्येक परमाणु का 1 हो गया तो 2 ये हो गए, और ऑक्सीजन का क्रमांक 8, इसका भार 16 और ये हो गया 18। 18 का भाग दे दिया तो 5 बार ये चला गया और फिर से 10 बच गया, तो ये 5.55 ये हो गई मोलों की संख्या। यानी 100 ग्राम जल में इसके कितने मोल उपस्थित हैं? तो इसका जवाब हो गया 5.55। ये मोलों की संख्या 100 ग्राम जल में उपस्थित है। तो मैं समझता हूं मोल के बारे में जो बेसिक बात थी वो आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके कणों की संख्या 6.02 गुणा 10 की पावर 23 होती है उसे 1 मोल मात्रा कहते हैं। और मोलों की संख्या निकालनी हो, बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो भी ग्रामों में मात्रा दी हुई है उसमें मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे। ये सारी चीज हमने रिवाइज इसलिए की है क्योंकि ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोल प्रभाज और उसके बाद मोलरता, उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो कॉपी में लिखना आपको अब स्टार्ट करना है। ये हेडिंग डाल लें आप कॉपी में, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, और अब इसकी लिखेंगे आप डेफिनेशन। तो डेफिनेशन परिभाषा इसकी हो जाएगी, विलेन में उपस्थित किसी घटक या जिसको आप अवयव भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको देखें तो हो जाएगा कंपोनेंट। तो विलेन में उपस्थित किसी घटक या अवयव के मोलों की संख्या वह विलेन के सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज, और यहां पर कोष्टक में इसका सिंबल लिख रहा हूं मैं, एक्स कहते हैं। तो विलेन में उपस्थित किसी भी घटक या अवयव या कंपोनेंट के मोलों की संख्या, जिस घटक का आप मोल अंश निकाल रहे हैं उसके मोलों की संख्या, और विलेन में जितने भी घटक हैं उन सब के कुल मोलों की संख्या, उनका अनुपात है वो मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहा जाता है, मोल फ्रैक्शन। तो बात बिल्कुल क्लियर है। जिस घटक के, देखो विलेन है तो कम से कम न्यूनतम 2 घटकों से तो वो मिलकर बना ही है, ज्यादा भी हो सकते हैं इससे। तो कौन सा घटक किस मात्रा में उपस्थित है, किसकी कितनी मात्रा है, इसको जानने का एक तरीका है मोल प्रभाज। तो जो भी घटक या अवयव है जिसकी हमें मात्रा जाननी है, तो मोल अंश के रूप में उस घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज हम कैसे व्यक्त करेंगे? जिस घटक का आप मोल अवयव बताना चाहते हैं उसके मोलों की संख्या बटे विलेन के सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या, वो इसका रेशियो हो जाएगा। जैसे इसी बात को यदि मैं सूत्र के रूप में लिखूं तो मैं यहां पर कह दूंगा मोल प्रभाज, जिसका सिंबल है X, ये हो गया घटक के मोलों की
संख्या बटे नीचे क्या आ जाएगा, विलयन के सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या। इनका अनुपात ही तो है मोल प्रभाज। ये लो, ये जो परिभाषा में, डेफिनेशन में जो बात हमने लैंग्वेज के रूप में कही, वो सेम बात यहां पर आ गई कि घटक, जिस घटक का आप मोल प्रभाज निकालने जा रहे हैं उस घटक के मोलों की संख्या और विलयन के सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या, उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशियो है, वही तो मोल फ्रैक्शन है। चलो और क्लियर करते हैं थोड़ा इस बात को। मान लीजिए हम कहते हैं यदि विलयन घटक ए व बी से बना है, ठीक है, वह इनके मोलों की संख्या क्रमशः एन ए व एन बी है, तो इस बात को, इस डेफिनेशन को, इस सूत्र को और अच्छे से क्लियर करने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है कि मान लीजिए एक विलयन है जो दो घटकों के मिलने से बना है, ए और बी, और ये जो ए और बी घटक है उनकी, इस विलयन में उनके मोलों की संख्या है वो है एन ए एन बी। एन है वो मोलों की संख्या के लिए सिंबल काम में आता है, नंबर ऑफ मोल्स, और एन के नीचे ए लगा दिया, इसका मतलब ये घटक ए के मोलों की संख्या है। एन के नीचे बी लगा दिया, इसका मतलब ये घटक बी के मोलों की संख्या है। अब हमें क्या निकालना है, इसमें दोनों घटकों का मोल प्रभाज निकालेंगे हम। दोनों घटकों का मोल प्रभाज लेना है हमें, घटक ए का मोल प्रभाज और घटक बी का मोल प्रभाज। अच्छा, वहां आपको पहले डेफिनेशन के साथ बताया था कि मोल प्रभाज के लिए सिंबल अपन काम में लेते हैं एक्स। तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम, घटक ए का मोल प्रभाज, घटक ए का मोल प्रभाज, और उसको हम कह देंगे एक्स ए। एक्स मोल प्रभाज मोल अंश के लिए काम में आता है। किसका मोल अंश? ए का। अच्छा, ए का निकाल रहे हैं तो ऊपर आ जाएगी ए के मोलों की संख्या, नीचे आ जाएगी कुल मोलों की संख्या। तो ए के मोलों की संख्या है एन ए, तो अपन ने कह दिया एन ए। कुल मोलों की संख्या, विलयन में दो ही घटक हैं, दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ देंगे तो कुल मोलों की संख्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगी एन ए प्लस एन बी। ये हो गया घटक ए का मोल प्रभाज। इसी तरह से अब देख लेते हैं घटक बी का मोल प्रभाज, और इसको अपन कह देंगे एक्स बी। अब बी का मोल प्रभाज अपन निकाल रहे हैं तो ऊपर आ जाएगी बी के मोलों की संख्या, नीचे टोटल मोलों की संख्या है ही, तो ऊपर बोलो क्या लिखेंगे हम, एन बी, क्योंकि बी का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो बी के मोलों की संख्या ऊपर आ गई और नीचे टोटल संख्या है ही एन ए प्लस एन बी। तो इस तरह से विलयन के किसी भी घटक, किसी भी अवयव, किसी भी कंपोनेंट का मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इस बात को और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर सॉल्व करके हम देखेंगे, जिससे हमारे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए बात कि कैसे सवाल आता है, कैसे हमें मान रखने चाहिए, कैसे उनको हल करना चाहिए, ये सारी बातें आ जाएंगी। तो चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नोट कर लें आप। 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोलकर बनाए गए
विलेन में एथेनॉल व जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोलकर बनाए गए विलेन में दोनों जो घटक हैं एथेनॉल और जल, उनके मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब भी मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना हो तो सबसे पहला काम हमारा है, जितने भी घटक हैं उसमें, जैसे इस विलेन में हमें 2 घटक दिए गए हैं, तो उन घटकों के मोलों की संख्या निकालनी है सबसे पहले तो आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करते समय पहला घटक है इसमें एथेनॉल, तो हम कहेंगे एथेनॉल के मोलों की संख्या, क्योंकि देखो मोल अंश मोल प्रभाज निकालने के लिए हमारे पास सभी घटकों के मोलों की संख्या होनी जरूरी है, पहले उसी का तो अनुपात लेंगे। तो पहले मोलों की संख्या निकालें इनकी। तो पहले बात कर लेते हैं एथेनॉल के मोलों की संख्या। अब किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या को निकालने का क्या तरीका हमने डिस्कस किया था कि जो भी ग्रामों में मात्रा दी हुई है उसमें मोलर द्रव्यमान का भाग देना है। एथेनॉल की मात्रा हमें क्वेश्चन में दी है 46 ग्राम, रख दी हमने मात्रा। अब इसके मोलर द्रव्यमान का भाग देंगे हम। मोलर द्रव्यमान आपको सीधा ध्यान में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं एथेनॉल का, उससे देख लें आप। C2H5OH, तो 2 कार्बन हैं यहाँ पर, तो 12 और 12 24, तो इनका हो गया। 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, तो 6 इनका हो गया। ऑक्सीजन 1 है, तो 16 इसका हो गया, तो ये 24 36 और ये टोटल हो गया 46। तो मोलर द्रव्यमान 46 का भाग दे दिया हमने, तो मोलों की संख्या आ गई 1। समझ गए बात को? ओके। अब दूसरा घटक हमारा है जल, तो हम कहेंगे जल के मोलों की संख्या। जल की मात्रा दी है 54 ग्राम, 54 ग्राम, तो वो ले ली हमने, और इसमें इसके मोलर द्रव्यमान का भाग दे दिया जो कि है 18। तो 18 का इसमें भाग दिया, कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। तो इसके मोलों की संख्या आ गई 3। तो मोल प्रभाज हमसे निकलवाए हैं, तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, उस विलयन में जितने भी घटक हैं 2 3 4 जो भी दे रखे हैं, सबके मोलों की संख्या निकालनी है हमें। वो काम हमने कर लिया। एथेनॉल के मोलों की संख्या आई 1, जल के मोलों की संख्या आई 3। अब बात करते हैं दोनों के बारी बारी से मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं। तो पहले हम कहेंगे एथेनॉल का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज के लिए X आता है सिंबल, किसका है ये? C2H5OH का, तो नीचे C2H5OH लिख दिया। अब एथेनॉल शब्द भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। चलो, अब मोल अंश लेने के लिए जिस घटक का आप मोल अंश निकाल रहे हैं, जैसे यहां पर एथेनॉल का निकाल रहे हैं, तो ऊपर उसके मोलों की संख्या, नीचे कुल मोलों की संख्या। तो एथेनॉल के मोलों की संख्या है 1, कुल मोलों की संख्या 1 और 3, तो 1 + 3, ये हो गया 1/4, और ये आ गया 0.25। ये मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नंबर 2, दूसरा घटक हमारा इसमें है जल, तो हम कहेंगे जल का मोल प्रभाज, और X और नीचे सिंबल इसमें आ जाएगा H2O। वही तरीका, जिस घटक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, यहां पर किसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं? जल का। तो जल के मोलों की संख्या को ऊपर लिखो, और जल के मोलों की संख्या है 3, तो ऊपर आ गया 3, और नीचे कुल मोलों की संख्या 1 और 3, तो 1 + 3, ये हो गया 3/4, और ये हो जाएगा 0.75।
ये दोनों के मोल घटक, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन हमने ज्ञात कर लिए। तो इस न्यूमेरिकल को करने से मुझे उम्मीद है कि आपकी अच्छे तरीके से ये बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से ग्रामों में मात्रा दी हुई होती है, उसको हमें मोल में कन्वर्ट करना है, और सभी घटकों के मोलों की संख्या निकालने के बाद आराम से हम किसी भी घटक का मोल प्रभाज बता सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत ही इसमें नहीं है। अच्छा, अब मोल प्रभाज से रिलेटेड एक दो और इंपॉर्टेंट बातें अपन यहां पर इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, आपको नोट भी करनी है। वो पहली बात तो मोल प्रभाज के साथ जो इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई है वो ये है कि जितने भी घटक हैं किसी विलयन में, उन सब के मोल प्रभाज का योग हमेशा एक होता है। ये बात अच्छे से नोट कर लें, आप अपनी कॉपी में लिख लें इसको। सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। योग सदैव एक होता है। जैसे इस बात को गणितीय रूप में मैं लिखूं तो कहूं x1 x2, इस तरह से जितने भी उसमें घटक हैं सबका टोटल आएगा एक। और ये जो अपना पॉइंट है, ये जो विशेषता है मोल प्रभाज से रिलेटेड, वो बिल्कुल प्रमाणित हो रही है आपके सामने। जो अभी अपन ने ये सोल्व किया था न्यूमेरिकल, इसमें बिल्कुल क्लियर है। इसमें कितने घटक थे? 2, और दोनों का मोल अंश है वो देख लो आप। इसका पहले घटक का मोल अंश कितना आया? 0.25। दूसरे घटक का मोल अंश कितना आया? 0.75। टोटल कितना आ गया? 1। तो इस बात को प्रमाणित करता है, प्रूव करता है ये कि किसी भी विलयन में जितने भी घटक। इसका फायदा क्या होता है कि जैसे एग्जाम में अपन न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं, 2 घटक हैं, एक का हमने निकाल लिया तो दूसरे को सोल्व करने की, भाग देने की, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये 2 घटक हैं, पहले घटक का जैसे ही आया कि 0.25 है, 2 ही घटक हैं, तो एक में से सीधा घटा लिया उसको, क्योंकि टोटल तो दोनों का एक होना है। तो पहले का 0.25 आया तो एक में से घटा लिया 0.75। तो ये हमारा टाइम बचता है, समय बचता है। इसके अलावा दूसरा फायदा आप ये कह सकते हैं कि आप उसको सोल्व करने के बाद क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जो भी मोल अंश हमने सभी घटकों के निकाले, यदि उनका टोटल 1 आ रहा है, इट मीन्स अपना जो आंसर आया है वो सही है, अदरवाइज वो सही नहीं है। चलो, इसके बाद हम एक बात तो क्लियर हो गई कि सबका टोटल 1 आ रहा है। इसका मतलब विलयन में जो घटक हैं, किसी भी घटक का मोल अंश, एक बात तय है कि 0 से तो हमेशा ज्यादा होगा। अगर वो घटक उसमें मौजूद है तो 0 से तो ज्यादा होना ही है, उसका कोई ना कोई पार्टिसिपेशन तो है ही विलयन में। और उसकी जो मोल अंश या मोल प्रभाज है वो 1 से हमेशा कम होगा, क्योंकि सबका टोटल है 1। तो एक पर्टिकुलर जो कंपोनेंट या घटक है उसका तो 1 से हमेशा कम ही होना है। तो ये दूसरी विशेषता हो गई। इसके बाद तीसरी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि जो मोल प्रभाज है वो कभी भी विलयन के ताप पर निर्भर नहीं करता है। ताप पर निर्भर नहीं करता है। देखो, ये ताप पर कौन सी इकाई निर्भर करेगी, कौन सी नहीं करेगी, ये कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना आपको। कोई भी इकाई ज्ञात करते समय यदि हम उसमें आयतन, वॉल्यूम काम में ले रहे हैं, अगर उस इकाई की कैलकुलेशन में कहीं भी वॉल्यूम काम में आ रहा है, आयतन, तो वह निश्चित रूप से ताप पर निर्भर करेगी, क्योंकि ताप कम या ज्यादा होने से पदार्थ के आयतन में परिवर्तन आता है। तो आयतन में परिवर्तन आ गया तो उस पर डिपेंड करने वाली जो सांद्रता की इकाई है वो भी प्रभावित हो गई। मोल अंश में आपने देखा, इसमें कभी कहीं भी विलयन का आयतन नहीं है। ग्रामों में मात्रा है, उसमें मोलर द्रव्यमान का भाग दिया और फिर मोलों की संख्या का अनुपात ले लिया। कहीं आयतन नहीं है इसमें, तो आयतन नहीं है, इसका मतलब ये ताप पर निर्भर नहीं करेगी। तो इस यूनिट को, इस इकाई को हम कहते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश।
अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है मेरे हिसाब से, और कितनी समझ में आई है, ये कहाँ तक आपने इसको ग्रहण किया है, इसके लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देता हूँ आपको, तो आप उसको हल कर लेंगे तो पता लग जाएगा कि आपके ये बात मोल प्रभाज की बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लें, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। कमेंट बॉक्स में बता देना आप कि इसका आंसर इतना है। एक छोटा सा प्यारा सा गैसीय विलेन का दे देता हूं आपको, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं, हाँ, 56 ग्राम N2 को 32 ग्राम O2 में मिश्रित करने पर बने विलेन में N2 व O2 के मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन की गणना कीजिए। नोट कर लें फटाफट क्वेश्चन को। 56 ग्राम N2 को 32 ग्राम O2 में मिश्रित करने पर बने विलेन में N2 व O2 के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। तरीका पहले वाला जो एग्जाम्पल सोल्व किया हमने, उसमें बिल्कुल क्लियर सारा तरीका आपको बताया है। पहले आपको दोनों घटकों के मोलों की संख्या निकालनी है। इसके लिए ग्राम में जो दी हुई है मात्रा, उसमें मोलर द्रव्यमान का, जैसे 56 में नाइट्रोजन के मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे, 32 में O2 के मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे, और मोलों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद जिसका मोल भी निकाल रहे हैं ऊपर उसके मोलों की संख्या, नीचे कुल मोलों की संख्या। तो ये आपको हल करना है, और हल करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना है आपको कि ये जो क्वेश्चन आपने दिया था उसमें N2 का मोल अंश ये है, XN2 तो ये है, और XO2 ये है, दोनों आपको बताने। चलो तो इस क्वेश्चन को करने के साथ ही मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन की जो बात है वो बिल्कुल अपने। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्यारे से टॉपिक के साथ, उसी प्रकार से डिस्कशन के साथ, उसी प्रकार से न्यूमेरिकल्स के साथ। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।